एक होटल के पूरे टॉप फ्लोर पर एक शख्स हाथ में जीएन ताने एक एक करके सारे आदमियों पर शूट किए जा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर बेइंतहाशा गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसे देखते हुए उसका खास बॉडीगार्ड शेरा, बॉस आप शांत हो जाए, मैं कैसे भी करके उस लड़की को आपके कदमों पर लाकर रखूंगा, ये वादा है मेरा। इस बात को सुनते ही वह शख्स तेज दहाड़ते हुए, यहाँ मेरे भाई की दुल्हन भाग चुकी है और तुम कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं। ये कहते हुए वह उसकी तरफ अपनी जीएन तान देता है। तभी वह शख्स थर थर कांपते हुए, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपका काफ़ी खास हूं ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये कहते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी वह शख्स अपनी जीएन उसके माथे पर पॉइंट करते हुए, तुम खास थे, इसी वजह से ये जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी। तभी वह बॉडीगार्ड अपनी जान की भीख मांगते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं नंदिनी मैडम के कमरे के बाहर खुद खड़ा था। इसके आगे वह कुछ कह पाता कि तभी वह शख्स तेज दहाड़ते हुए, अगर तुम खुद उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे तो फिर नंदिनी यहाँ से कैसे भाग गई, मैंने इतनी सिक्योरिटी रखी, वह इतनी सिक्योरिटी को चकमा देकर कैसे भाग गई। ये कहते हुए वह सवालिया नज़रों से अपने खास बॉडीगार्ड शेरा की तरफ देख रहा था। तभी शेरा, वो बॉस नंदिनी मैडम को तैयार करने के लिए एक लड़की यहाँ पर आई थी, उसका कहना था कि वह मेकअप आर्टिस्ट है, नंदिनी मैडम को तैयार करने के लिए आई है, इसी वजह से हमने उसे कमरे में जाने दिया। इसके आगे शेरा कुछ कह पाता कि तभी वह शख्स, जिसका नाम रुद्र आहूजा था, वह उसका कॉलर पकड़ते हुए, तुम ऐसे कैसे किसी लड़की को मेंशन के अंदर आने दे सकते हो। इस बात को सुनते ही शेरा, बॉस मैं नहीं बल्कि सतीश बाबा ने ही उस लड़की को मेंशन के अंदर आने की इजाज़त दी थी, मुझे लगा कि ये सब कुछ आपकी निगरानी में हो रहा है, इसी वजह से मैंने इस बात पर ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन बॉस, ये कहते हुए शेरा रुक जाता है, जिसे नोट करते हुए रुद्र गुस्से भरी निगाहों से, लेकिन क्या। तभी शेरा बात को आगे बढ़ाते हुए, जब वह मेकअप आर्टिस्ट नंदिनी मैडम को तैयार करके दरवाजे से बाहर आई तो उसने उस वक्त एक लंबा सा घूंघट ओढ़ा था। लेकिन बॉस, बाद में हमें पता चला कि वह मेकअप आर्टिस्ट नहीं बल्कि नंदिनी मैडम ही थी, जो घूंघट की आड़ में छुपकर इस मेंशन से बाहर चली गई। इस बात को सुनते ही रुद्र उसे दूसरी तरफ धक्का देते हुए, तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो कि एक मामूली सी लड़की तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चली गई। ये कहते हुए वह गुस्से से अपना हाथ गर्दन पर फेरने लगता है। इस वक्त उसे बेइंतहाशा गुस्सा आ रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, लेकिन एक मिनट, ये बताओ कि वो लड़की जो आई थी वो कहाँ पर है। अगर नंदिनी उसकी जगह लेकर जा चुकी है तो जरूर उसे अपनी जगह पर बिठा कर गई होगी। तभी शेरा इस बात को सुनते ही, हाँ बॉस, वो लड़की कमरे में बैठी हुई है, बल्कि उसी ने नंदिनी मैडम के दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है। इस बात को सुनते ही रुद्र तेज कदम बढ़ाते हुए कमरे में एंटर करता है, जहाँ पर वह लड़की नंदिनी की जगह पर बैठी हुई थी, जिसे देखते हुए रुद्र झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। मुझे पता है कि तुमने ही नंदिनी को यहाँ से भगाने में मदद की है, इसी वजह से सच सच बताओ कि नंदिनी कहाँ है। ये कहते हुए वो उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिससे वह लड़की दर्द के मारे कर्राने लगती है। दूसरी तरफ शेरा, बॉस मैंने इस लड़की से बहुत बार उगलवाने की कोशिश की है कि नंदिनी मैडम कहाँ हैं, लेकिन ये लड़की कुछ बताती ही नहीं। इस बात को सुनते ही रुद्र उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्द से जल्द बताओ कि नंदिनी कहाँ है, नहीं तो अभी मैं तुम्हें, ये कहते हुए वह अपनी जीएन उस लड़की की तरफ तान देता है, जिसे देखते हुए वह लड़की, जिसका नाम अक्षरा था, रुद्र की तरफ देखते हुए, तुम चाहे मेरी जान भी ले लो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि नंदिनी कहाँ है। अक्षरा के मुंह से ये बात सुनते ही रुद्र का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह एक झटके से उसकी बालों पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए तुरंत उसके दोनों बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और उसे जोर से मरोड़ते हुए, तो शायद तुम मुझे भी नहीं जानती, रुद्र आहूजा है मेरा नाम, अगर एक बात किसी जिद पर आ जाऊं तो उसे पूरा करके ही रहता हूं, इसी वजह से चुपचाप बताओ नंदिनी कहाँ है। इस बात को सुनते ही अक्षरा आंखों में आंसू बहाते हुए, मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगी। अक्षरा की फिर से आखिरी शब्द सुनते ही रुद्र उसे दूसरी तरफ धक्का देते हुए, तो फिर ठीक है, जब तक तुम्हारी दोस्त नंदिनी यहाँ पर नहीं आती तब तक तुम इस मेंशन से बाहर भी नहीं जा सकती। इस बात को सुनते ही अक्षरा की आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपने आप को संभालते हुए रुद्र के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए, देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रुद्र, तो ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम बताओ कि नंदिनी कहाँ गई है। इस बात पर अक्षरा फिर से चुप हो जाती है, जिसे देखते हुए रुद्र अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। इसके आगे रुद्र कुछ कह पाता कि तभी उसकी नज़र अक्षरा की उंगलियों पर जाती है। रुद्र की नज़र को नोट करते हुए अक्षरा तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी रुद्र चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए, तो इसका मतलब तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है,
फिर तो तुम्हारी शादी भी होने वाली होगी। यह कहते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। तभी अक्षरा रुद्र से अपने आप को बचाते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अंदर ही अंदर एक खौफ सताने लगता है कि कहीं रुद्र उसके साथ कुछ गलत हरकत ना कर दे। इस बात को सोचकर उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। रुद्र के सामने वह हाथ जोड़ते हुए, देखो मेरे साथ कुछ भी मत करना। अक्षरा इसके आगे कुछ कह पाती कि तभी रुद्र एक झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और उसके हाथों से वह अंगूठी निकालते हुए, शादी तो अब होगी तुम्हारी, वह भी किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ, ये कहते उसके चेहरे की तरफ देखता है। तभी अक्षरा इस बात को सुनते ही, नहीं, मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। घटिया शब्द सुनते ही रुद्र एक झटके से उसे दीवार के साथ लगा देता है और उसके होठों के बेहद करीब आकर, तो ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। जब तुमने मेरी भाई की दुल्हन को भगाने में उसकी मदद की, तुम्हारी वजह से मेरी भाई की शादी नहीं हो पाई। तुम्हें पता भी है उस पर क्या बीत रही है। इस बात को सुनते ही अक्षरा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, आप अपने पागल भाई की खुशियों के लिए किसी भी लड़की की बलि दे देंगे क्या? उसकी रजामंदी के खिलाफ जाकर उसकी शादी क्या अपने पागल भाई से करवा देंगे? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अक्षरा की बात सुनते ही रुद्र गुस्से से अक्षरा का गला अपने हाथों में पकड़ते हुए, मेरे भाई को पागल कहने से पहले अपने मुंह पर लगाम दो, नहीं तो 1 सेकंड में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते हुए वो उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत करता है, जिसे देखते हुए शेरा, बॉस आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये लड़की मर जाएगी। ये कहते हुए वो रुद्र से उस लड़की को छुड़ाने लगता है, लेकिन इस वक्त रुद्र का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था। तभी शेरा, बॉस अगर ये लड़की मर गई तो फिर हम नंदिनी मैडम का कैसे पता लगाएंगे और फिर सतीश बाबा की शादी कैसे होगी? अपने भाई का नाम सुनते ही रुद्र का हाथ रुक जाता है और वो एक झटके से अक्षरा से अपना हाथ दूर करते हुए, अगर ये लड़की आज सीधे तरीके से बताती है कि नंदिनी कहाँ है तो ठीक है, नहीं तो इस लड़की को जल्द से जल्द तैयार करो। आज मैं इसी वक्त इस लड़की से शादी करूंगा। ये कहते हुए वह गुस्से से कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। तभी शेरा, देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम बता देती हो कि नंदिनी मैडम कहाँ है तो बॉस तुम्हें यहाँ से जाने दे सकते हैं। शेरा के जाते ही अक्षरा घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वह अपने मन में, हरगिज नहीं, मैं नंदिनी के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे तुम जैसे राक्षसों से बचाकर रहूंगी। दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे के अंदर रुद्र अपने भाई सतीश की तरफ देखते हुए, डॉक्टर मेरा भाई सतीश अब ठीक तो होगा ना? इस बात को सुनते ही डॉक्टर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, देखिए सतीश की हालत बहुत खराब है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये दिमागी तौर से पागल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें बार बार ये सब दौरे आते रहेंगे। इस बात को सुनते ही रुद्र डॉक्टर की तरफ देखते हुए, लेकिन डॉक्टर क्या इसका कोई हल नहीं? क्या मेरा भाई ठीक नहीं हो सकता? तभी डॉक्टर, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आप इन्हें पागल खाने में एडमिट कर दीजिए, या तो फिर जिस लड़की से ये प्यार करते थे, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है, उस लड़की को इनके पास लेकर आए, क्योंकि अब वही सतीश को ठीक कर सकती है और अब इसके अलावा कोई भी चारा नहीं। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही रुद्र अपने भाई सतीश के सर पर हाथ रखते हुए, जिस लड़की ने तुम्हारी ये हालत की है, मैं उसे जल्द तुम्हारे कदमों पर लाकर रखूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। तभी वह शेरा की तरफ देखते हुए, क्या उस लड़की ने अपना मुंह खोला? इस बात को सुनते ही शेरा नाम में अपनी गर्दन हिलाता है, जिसे देखते हुए रुद्र अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, तो ठीक है, फिर नंदिनी को यहाँ से भगाने की गलती अब उस लड़की को भुगतनी पड़ेगी। ये कहते हुए रुद्र, जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो। पूरे 1 घंटे के अंदर ही उस लड़की से मैं शादी करूंगा। मेरे भाई को तकलीफ देने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। करीब 1 घंटे के बाद कुछ बॉडीगार्ड अक्षरा को खींचते हुए मंडप पर लेकर आते हैं, जिसे देखते हुए अक्षरा, तुम मेरे साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो मंडप पर बैठे हुए रुद्र की तरफ देखती है। तभी रुद्र खूंखार भरी नजरों से, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, हमें बता दो कि नंदिनी कहाँ है। इस बात को सुनते ही अक्षरा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, हरगिज नहीं, तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मेरी दोस्त नंदिनी कहाँ है। तभी रुद्र अक्षरा की तरफ बढ़ते हुए, तो ठीक है, फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वो उसका हाथ मजबूत तरीके से पकड़ते हुए उसे जबरदस्ती मंडप पर बिठा देता है और पंडित जी की तरफ देखते हुए, पंडित जी ये शादी जल्द से जल्द संपन्न होनी चाहिए। रुद्र के कहते ही पंडित जी तुरंत मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि अक्षरा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रुद्र ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। पूरे आधे घंटे के बाद रुद्र अक्षरा के मांग में सिंदूर डाल देता है, जिससे अब अक्षरा लीगल तौर से रुद्र की पत्नी बन चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। रात के 11 बजे रुद्र गार्डन एरिया में इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था।
इस वक्त बेइंतहाशा गुस्से में था। तभी शेरा उसके पास आते, जिसे देखते हुए रुद्र, क्या हुआ, उस नंदिनी का पता चला? तभी शेरा नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए, बॉस, हमने आसपास के सारे मोहल्ले को छान लिया, लेकिन वह नंदिनी हमें कहीं नहीं मिली। इस बात को सुनते ही रुद्र गुस्से से गार्डन एरिया में पड़ी सारी चेयरों को उठाकर पटकना शुरू कर देता है, जिसे देखते हुए शेरा थर थर कांपने लगता है। तभी रुद्र शेरा की तरफ खूंखार भरी नजरों से, इतने वक्त के बाद वह नंदिनी हमारे हाथ में लगी थी और तुम्हारी एक गलती की वजह से वह यहाँ से बचकर भाग निकली। यह बात सुनते शेरा अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए, बॉस, मेरी गलती की वजह से नहीं, बल्कि उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की ने ही नंदिनी मैडम को यहाँ से भगाया है, लेकिन उसके बावजूद आपने उस लड़की से शादी कर ली। आपको तो उस लड़की को टॉर्चर करना चाहिए था, उसे तकलीफ देनी चाहिए थी, बल्कि उसे परेशान करना चाहिए था, ताकि वह अपना जल्द से जल्द मुंह खोले और हमें बताए कि नंदिनी मैडम कहाँ है। इस बात को सुनते ही रुद्र एक झटके से उसका कॉलर पकड़ते हुए, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। और रही बात उस लड़की की, तो मैंने उससे शादी अपनी बीवी बनाने के लिए नहीं की, बल्कि उसी सजा देने के लिए की है। आज उसकी वजह से ही मेरे भाई को दिल का दौरा पड़ा है। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और एक झटके से शेरा को दूसरी तरफ धकेलते हुए, मुझे कैसे भी करके नंदिनी मेरे सामने चाहिए। तुम शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए। अपने सारे आदमियों को नंदिनी को ढूंढने के लिए लगा दो, लेकिन मुझे किसी भी हाल में नंदिनी चाहिए। ये कहते हुए वो खूंखार भरी नजरों से शेरा की तरफ देखता है। तभी शेरा गर्दन हाँ में हिलाते हुए, बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द सारे आदमियों को नंदिनी मैडम को ढूंढने के लिए लगाता हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से चला जाता है। तभी रुद्र अपनी गर्दन ऊपर करते हुए एक गहरी सांस छोड़ता है और तभी उसकी नज़र आसमान में आधे चांद की तरफ जाती है, जिसे देखते हुए रुद्र अपने मन में, माँ, आपको दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाया, मैं अपने छोटे भाई सतीश की मदद नहीं कर पाया। ये कहते हुए उसका चेहरा मुरझा जाता है। तभी वह अपनी आंखें बंद करते हुए उस पल को याद करने लगता है जब वह सिर्फ 15 साल का था। रुद्र के डैड के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अफेयर एक दूसरी औरत के साथ था, जिसकी वजह से वह अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर उस औरत के साथ चले गए। एक बार भी उन्होंने मुड़कर अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। इस खबर से रुद्र की मां बेहद टूट चुकी थी। उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला था, लेकिन धीरे धीरे अपने पति के जाने के गम को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन उनकी तबीयत बेहद खराब हो चुकी थी और अपनी आखिरी सांस लेते हुए वह अपने बेटे रुद्र को यही कहा था कि जिंदगी भर अपने छोटे भाई सतीश की देखभाल करना, उसे कभी भी कोई तकलीफ मत आने देना, क्योंकि वह इस वक्त काफ़ी छोटा है। इस बात को सुनते रुद्र की आंखों से लगातार आंसू आ चुके थे। हालांकि वह भी छोटा था, लेकिन बड़ा होने की वजह से उसके सर पर सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। मां के गुजर जाने के बाद उसने कम उम्र में ही अपने पिता के कारोबार को संभाल लिया। रुद्र अपने छोटे भाई सतीश से बेपनाह प्यार करता था, क्योंकि अब उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। सतीश दिल का बेहद साफ और नेक दिल इंसान था। कॉलेज में पढ़ते हुए वक्त उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी और सतीश दोनों ही 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन नंदिनी सतीश से प्यार के बहाने उससे कई बार पैसे भी ऐंठा करती थी, जिस बारे में सतीश को बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। वह तो बस नंदिनी से आंख मूंद कर विश्वास करता था, उससे बेपनाह प्यार करता था और उसके प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि जब नंदिनी कॉलेज खत्म होने के बाद उसे छोड़कर चली गई तो उसके दिमाग में एक गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वह सोते जागते हुए नंदिनी का नाम लिया करता। दूसरी तरफ जब ये सारी बात रुद्र को पता चलती है तो वह बेहद टूट जाता है। वह माँ को तो बचपन में ही खो चुका था, लेकिन अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था, जिसकी वजह से वह अपने भाई की अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाता है, लेकिन हमेशा उसे निराशा मिलती है, क्योंकि हर किसी का कहना था कि अब सतीश दिमागी तौर से पागल है, या तो उसे पागल खाने में एडमिट कर दे या तो फिर उस लड़की को ढूंढकर उससे शादी करवा दी जाए, जिससे सुनकर रुद्र काफी बार टूट भी चुका था। लेकिन वह अपने भाई को ऐसी हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसी वजह से उसने नंदिनी का पता लगाने के लिए अपने सारे आदमियों को लगा दिया और 1 साल लग चुका था नंदिनी को ढूंढते ढूंढते। जब नंदिनी एक बार काउंटर में वेटर का काम कर रही थी, जब रुद्र को इसके बारे में खबर पता चली तो वह नंदिनी से बात करने के लिए आया और उसे कहा भी उससे भाई से वह शादी करे। अगर वह शादी से इनकार कर देती है तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसकी भाई की शादी करवाएगा। हालांकि उस वक्त नंदिनी ने इस बात पर हामी जताई थी, लेकिन इतना आसानी से उसका हाँ कर देना, इस बात पर रुद्र को शक हुआ। इसी वजह से उसने अपने कुछ बॉडीगार्ड को नंदिनी पर निगरानी रखने के लिए कहा था, लेकिन नंदिनी ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी दोस्त अक्षरा को अपने बिठा दिया और खुद भाग चुकी, जिसे सोचते हुए रुद्र की हाथ की नसें फूलने लगती है। वह गुस्से से अपनी आंखें खोलते हुए, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है,
उसी ने नंदिनी को यहाँ से भगाने में मदद की है। मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से से कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अक्षरा अपने पर्स में से एक फ़ोन निकालती है और उस नंबर पर डायल करते हुए, जल्दी से फ़ोन उठाओ नंदिनी, तुम कहाँ हो, ये कहते हुए कमरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगती है। जब एक बार फिर से वो दोबारा कॉल लगाती है कि तभी दूसरी तरफ से नंदिनी की हेलो की आवाज़ आती है, जिसे सुनते हुए अक्षरा, हेलो नंदिनी, तुम कहाँ हो, ठीक तो हो ना। अक्षरा ने यही कहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है, जिसे सुनते ही अक्षरा तुरंत हड़बड़ाते हुए फ़ोन कट कर देती है। तब रुद्र कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए, किसी से बात कर रही थी तुम, ये कहते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। तभी अक्षरा अपना फ़ोन पीछे की तरफ छुपाते हुए, मैं भला किससे बात करूंगी, इस कमरे में तो कोई भी नहीं है। तुमने तो अपने आदमी बाहर मेरी पहरेदारी के लिए रखे हैं ताकि मैं यहाँ से निकल न सकूं। इस बात को सुनते ही रुद्र माथे पर बल डालते हुए उसके बेहद नज़दीक आ जाता है, जिसे देखते हुए अक्षरा, देखो पीछे होकर बात करो, मेरे करीब मत आओ, ये कहते हुए वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। तभी रुद्र एक झटके से अक्षरा ने जो फोन अपने पीछे छुपाया था उसे अपने सामने करता है, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर छुप छुप कर नंदिनी से बात करी थी। तभी अक्षरा उस फोन की तरफ देखते हुए, देखो मेरा फोन वापस करो, मैं नंदिनी से बात नहीं कर रही थी, ये कहते हुए वह जैसे ही फोन पकड़ने वाली थी कि तभी वह दोनों पांव पर अपना पांव रख देती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए फ़ोन खींचने लगती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिसकी वजह से मौका पाते ही जैसी अक्षरा फ़ोन को पकड़ने लगती है कि तभी वह खींचातानी में फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखते हुए रुद्र को बेहद गुस्सा आता है और वह गुस्से से चिल्लाते हुए, ये क्या किया तुमने। इस बात को सुनते ही अक्षरा के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है और वह बड़े ही स्टाइल के साथ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतना आसानी से नंदिनी तक पहुंचने दूंगी। नंदिनी मेरी दोस्त है, बल्कि मैं उसे बहन जैसा मानती हूँ। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी और तुम्हारे उस पागल भाई से शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। एक बार फिर से अपने भाई को पागल कहते हुए सुनकर रुद्र का गुस्सा और बढ़ जाता है और एक झटके से अक्षरा की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, बहुत अकड़ है ना तुम्हें, तुम्हारी अभी अकड़ निकालता हूँ, ये कहते हुए वह एक झटके से उसे बिस्तर पर फेंकता है। तभी अक्षरा अपने आप को संभालते हुए जैसे उठने वाली थी कि तभी रुद्र अपने पॉकेट में से एक इंजेक्शन निकालता है, जिसे देखते हुए अक्षरा, ये तुम क्या कर रहे हो, ये कहते हुए वह धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगती है। फिर रुद्र उसका पांव पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, वही जिसे करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया, ये कहते हुए वह एक झटके से उसके शरीर में वह इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्शन शरीर में जाते ही अक्षरा, ये तुमने क्या किया मेरे साथ, ये कहते हुए वो बिस्तर पर गिर जाती है। इस वक्त उसे अजीब सा एहसास होने लगता है, जिसे देखते हुए रुद्र सामने सोफे पर बैठ जाता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की। अगर तुम सही ढंग से बता देती तो शायद आज तुम्हारे साथ ये सब न होता, लेकिन इस इंजेक्शन से तुम मरोगी नहीं, लेकिन तड़पोगी जरूर। ये कहते हुए वह सिगरेट निकालकर अपने मुंह में लगा लेता है और लाइटर जलाते हुए अक्षरा की तरफ देखने लगता है, जो बिस्तर पर लेटी किसी मछली की तरह तड़प रही थी। तभी अक्षरा, आखिर तुमने ये क्या किया है, मुझे अजीब सी बेचैनी और इतनी गर्मी क्यों लग रही है, जिसे देखते हुए रुद्र सिगरेट का धुआं दूसरी तरफ फेंकते हुए, अब तुम रात भर इसी तरीके से तड़पती रहोगी, आज मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिलने वाला है, ये कहते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। तभी अक्षरा चिल्लाते हुए, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। इस बात को सुनते रुद्र, इतना जल्दी तुम मरने वाली नहीं हो, ये कहते उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी अक्षरा अपने आप को संभालते हुए उठकर बैठती है और रुद्र की तरफ देखकर, तुमने जरूर मेरे साथ कुछ किया है, ये कहते हुए उसका सर जोरों से घूमने लगता है, जिसे देखते हुए रुद्र उस इंजेक्शन को हाथ में पकड़ते हुए, छोटा सा इंजेक्शन है लेकिन है बड़ा कमाल का, अच्छे खासे इंसान का दिमाग हिला कर रख देता है, ये कहते हुए वह अक्षरा की तरफ देखकर, अब तुम सारी रात ऐसी तड़पती रहोगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, ये कहकर वह खिलखिलाने लगता है और जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी अक्षरा उसके पांव के आगे अपना पांव कर देती है, जिससे रुद्र लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर जा गिर जाता है और वह इंजेक्शन रुद्र के हाथ से छूटकर अक्षरा के पैरों के पास आकर गिर जाता है। तभी अक्षरा अपने आप को संभालते हुए बड़ी ही मुश्किल से उस इंजेक्शन को पकड़ती है, जिसमें अभी भी दवा थी। इससे पहले रुद्र बिस्तर से उठता कि तभी अक्षरा नशे की हालत में जाकर वह इंजेक्शन रुद्र के कंधे पर इंजेक्ट कर देती है, जिसे देखते हुए रुद्र, ये तुमने क्या किया, ये कहते हुए उसके शरीर में अब अजीब सी बेचैनी छाने लगती है, जिसे देखते हुए अक्षरा रुद्र के कंधे पर अपना सर रखते हुए, वही जो तुमने मेरे साथ किया, ये कहते हुए वह जोर जोर से खिलखिलाने लगती है। रुद्र ने जो इंजेक्शन अक्षरा पर लगाया था वह एक नशे का इंजेक्शन था, जिसके लगाते ही इंसान अपनी सारी सुध-बुध खो बैठता है और ऐसा काम कर बैठता है जो उसने कभी जिंदगी में करने के बारे में नहीं सोचा होता।
अब इसी तरह ये इंजेक्शन अक्षरा और रुद्र दोनों को लग चुका था। अब वह दोनों ही नशे में चूर हो चुके थे। तभी रुद्र अक्षरा को दूसरी तरफ करते हुए, मुझे गर्मी सी लग रही है, ये कहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है। तभी अक्षरा नशे में रुद्र को पीछे से पकड़ लेती है। अक्षरा के नजदीक आते ही रुद्र के जज्बात बढ़ने लगते हैं। वह अक्षरा को बिस्तर पर पटकते हुए तुरंत उसके होठों पर अपने होठ सटा देता है और बेहद पैशनेट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। रुद्र की किस करते ही अक्षरा भी उसे किस बैक करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे रुद्र अक्षरा के ब्लाउज की डोरियां खोल देता है और ना चाहते हुए भी दोनों नशे की हालत में एक दूसरे में समाने लगते हैं। रुद्र तो बेहद हट्टा कट्टा नौजवान शख्स था, तो वहीं अक्षरा एक बेहद दुबली पतली लड़की थी जो देखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन रुद्र के भारी भरकम वजूद को उसने बड़ी ही मुश्किल से संभाला था। जैसे ही वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता तो उसकी चीख निकलने लगती। हालांकि इस हालत में रुद्र भी भूल चुका था कि उसने ये शादी अक्षरा को सजा देने के लिए की है। इस वक्त वह उस पर बेइंतहा अपनी शिद्दत लुटा रहा था। अगली सुबह अक्षरा की जैसे आंख खुलती है तो वह अपने आप को रुद्र की बाहों में पाती है, जिसे देखते हुए वह तुरंत उससे पीछे हटते हुए अपने आप में, भला मैं इस शख्स के पास क्या करी हूँ, ये कहते हुए वह अपनी नज़र चारों तरफ घुमाती है। उसे बिस्तर के नीचे गिरे हुए अपने कपड़े नजर आते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी अक्षरा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कहते हुए इसकी नज़र अपने वजूद पर जाती है, जहाँ पर उसके हाथों पर लव बाइट के निशान थे, जिसे देखते हुए अक्षरा को बेहद गुस्सा आता है और वह पिल्लो पकड़कर सोते हुए रुद्र के चेहरे पर मारती है। रुद्र गुस्से से उठता है और खूंखार भरी नजरों से, ये क्या तरीका है। तभी अक्षरा उसकी तरफ देखकर आंखों में आंसू ले, तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कल रात को तुमने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे इतना समझ में आ चुका है कि उस इंजेक्शन में जरूर तुमने नशे की दवा मिलाकर दी होगी, जिसकी वजह से मैं बेहोश होगी और तुमने मेरे साथ, ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी रुद्र माथे पर बल डालते हुए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो चुका जो मैं तुम जैसी लड़की को अपने करीब आने दूंगा। ये कहते हुए उसकी नज़र अक्षरा की गर्दन पर जाती है, जहां बड़े बड़े लव बाइट के निशान थे। तभी रुद्र अपने माथे पर हाथ रखते हुए रात को क्या हुआ उस बारे में सोचने लगता है, जिसे सोचते हुए उसे याद आता है गलती से नशे की हालत में वह इंजेक्शन रुद्र को लगा दिया था। उसके बाद रुद्र ने नशे की हालत में क्या किया उसे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अक्षरा की हालत देखकर वह भी साफ समझ चुका था कि वह अक्षरा के बेहद करीब जा चुका है, या फिर यूं कहे कि उसके साथ अपनी सुहागरात मना चुका है। इस बात को सोचते हुए वह तुरंत अपना हाथ टेबल पर मारता है, जिसे देखते हुए अक्षरा गुस्से से, एक तुम्हारा वो पागल भाई जिसकी शादी तुम जबरदस्ती मेरे दोस्त से करवा रहे थे, और एक तुम जो एक नंबर का घटिया इंसान जिसने नशे की हालत में मेरे साथ अपने नाजायज रिश्ते बनाए। ये कहते हुए अक्षरा गुस्से से रुद्र को न जाने क्या कुछ बोलते जा रही थी। रुद्र ने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू किया था, लेकिन अक्षरा की आखिरी लाइन सुनते ही रुद्र अपने गुस्से पर काबू न कर पाया और अक्षरा का हाथ खींचकर बिस्तर पर पटकते हुए तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और बेहद खतरनाक वॉइस में, बहुत हो चुका है, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। कल रात तो मैं होश में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन अब होश में तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा। ये कहते हुए उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसकी गर्दन पर बाइट करना शुरू कर देता है। अक्षरा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करता है और एक झटके से उसके वजूद से बेड की चादर को खींचकर दूसरी तरफ फेंक देता है और एक एक करके उस पर अपना हक लेने लगता है। कुछ देर बाद वह अक्षरा से अपना हक लेने के बाद अपनी पकड़ ढीली छोड़ देता है और उससे दूर होते हुए, अगली बार सोच समझकर मुझसे बात करना, ये कहते हुए जैसे ही आगे बढ़ने वाला था वह बिना मुड़े, और हाँ, एक और बात, मेरे भाई को आज के बाद कभी भी पागल मत कहना, क्योंकि वह पागल नहीं है। ये कहते हुए वह सीधा वॉशरूम में चला जाता है। रुद्र के जाते ही अक्षरा बिस्तर पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस वक्त उसे अपने शरीर पर एक तेज दर्द का एहसास हो रहा था, जिसका एहसास होते ही अक्षरा अपने दांत पीसते हुए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मिस्टर रुद्र आहूजा, ये कहते हुए इसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र शावर के नीचे खड़ा आंखें बंद करके था। इस वक्त अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आज से पहले उसे इतना गुस्सा कभी भी नहीं आया था कि वह किसी लड़की के करीब जाए और उसके साथ ऐसी हरकत करे, जिसे सोचकर वह अपना हाथ दीवार पर मारते हुए, मानता हूँ कि उस लड़की ने बहुत गलत किया, मेरे भाई की दुल्हन को भगाने में मदद की और उसे पागल बोला, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए था। ये कहते हुए वह एक के बाद एक दीवार पर मुक्का मारना शुरू कर देता है। अपने दिल और दिमाग को शांत करता हुआ आधे घंटे के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है, जब उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी हुई अक्षरा पर जाती है, जो लगातार फूट फूट कर रोए जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। इसे देखकर वह नजरअंदाज करता हुआ सीधा क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी उसके पैरों पर अक्षरा का टूटा हुआ फोन आता है, जिसे देखते हुए उसे कल रात वाली बात याद आती है। तभी वह अक्षरा की तरफ बढ़ते हुए, कल रात तुम नंदिनी से बात करी थी ना,
इस बात को सुनते ही अक्षरा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तभी रुद्र अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, सच सच बताओ कि नंदिनी कहाँ है? नहीं तो। रुद्र इसके आगे कुछ कहता कि अक्षरा अपनी आंखें नम करते हुए, क्या करोगे फिर मेरे साथ? जबरदस्ती करोगे या मुझ पर अपना हक जताओगे? इस बात को सुनते ही रुद्र को शर्मिंदगी का एहसास होता है और वह बिना कुछ कहे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगता है और सीधा क्लोजेट रूम में चला जाता है। रुद्र के जाते ही अक्षरा, तुम चाहे मुझे जान से भी क्यों ना मार दो, लेकिन मैं नंदिनी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस पल को याद करती है जब अक्षरा ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही थी। तब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। अक्षरा जैसे ही फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। इस बात को सुनते अक्षरा बिना देरी के हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे डॉक्टर बताते हैं कि अगर वक्त रहते मिस नंदिनी मैडम अगर उन्हें यहाँ पर ना लेकर आती तो शायद आपकी माँ को कुछ भी हो सकता था। इस बात को सुनते ही अक्षरा नंदिनी का बहुत शुक्रिया अदा करती है और उस दिन उसे प्रॉमिस करती है कि जिंदगी में जब भी उसे किसी चीज़ की जरूरत होगी तो वो उसे याद करे और वह किसी भी हालत में उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगी। उस दिन की बात सुनते ही अक्षरा और नंदिनी के बीच में एक दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। हालांकि नंदिनी कई बार अक्षरा के कहने पर उसे मिलने के लिए उसके घर पर भी आया जाया करती थी। धीरे धीरे नंदिनी का अक्षरा के घर पर आना जाना हो चुका था, लेकिन अक्षरा को नंदिनी के परिवार के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस इतना पता था कि नंदिनी यहाँ पर वेटर का काम करती है। अक्षरा को कभी भी आदत नहीं थी कि वह किसी के निजी जिंदगी में दखलंदाजी दे। इसी वजह से वह नंदिनी से हमेशा दोस्ती के हिसाब से बात किया करती। अब इसी तरीके से वक्त बीतने लगा था। एक दिन अक्षरा की शादी भी फिक्स हो चुकी थी। हालांकि अक्षरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये शादी वो अपनी माँ के कहने की वजह से कर रही थी। लेकिन ठीक शादी के 2 दिन पहले ही उसे नंदिनी की कॉल आती है, जो उसे अर्जेंट आहूजा मेंशन में एक मेकअप आर्टिस्ट बनकर मिलने के लिए बुलाती है। नंदिनी के कहने पर अक्षरा तुरंत आहूजा मेंशन पहुंचती है। जब उसे नंदिनी से ये पता चलता है कि रुद्र जबरदस्ती उसकी शादी उसके पागल भाई से करवा रहा है, तो इस बात को सुनकर अक्षरा को बेहद गुस्सा आता है। तभी अक्षरा नंदिनी की तरफ देखकर, लेकिन अब तुम क्या करोगी? तुम यहाँ से कैसे निकलोगी? तभी नंदिनी उसकी तरफ देखकर अपना दुल्हन का जोड़ा करते हुए, तुम ये पहनकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात पर नंदिनी उसे विश्वास दिलाती है कि वह लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वह सिर्फ मेरी शादी अपने पागल भाई के साथ करवाना चाहते हैं, बस तुमसे पूछताछ ही करेंगे। इस बात पर अक्षरा भी हामी जताती है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि रुद्र को नंदिनी के बारे में ना बताने के बाद रुद्र उससे शादी कर लेगा और ऐसी सजा देगा जो वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी। ये सोचकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ रुद्र तैयार होकर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी उसकी नज़र किचन में खड़ी एक मेड की तरफ जाती है, जो किचन में इस वक्त नाश्ता तैयार कर रही थी, जिसे देखते हुए वह तुरंत उसके पास आ जाता है। देखो, आज मैडम कमरे में ही रहेगी, इसी वजह से उनका नाश्ता और खाना उनके कमरे में पहुंचा देना। इस बात को सुनते ही वह मेड हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। रुद्र जैसे ही वहां से निकलने वाला था कि तभी शेरा भागते हुए, बॉस आप यहाँ पर हैं, ये कहते हुए वह हाफने लगता है। तभी रुद्र उसका चेहरा देखकर, आखिर हुआ क्या है जो इतने परेशान लग रहे हो? तभी शेरा, वो बॉस सतीश। सतीश का नाम सुनते रुद्र हैरान भरी नजरों से, क्या हुआ है मेरे भाई को? ये कहते हुए वह तेज कदम बढ़ाते हुए सीधा एक बड़े से कमरे में एंटर करता है, जहां पर सतीश पागलों की तरह बिस्तर पर पड़े सारे चीज़ों को फेंक रहा था और वह गुस्से से चिल्लाते हुए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे वह ला कर दो। ये कहते हुए वो बच्चों की तरह रोने लगता है, जिसे देखते हुए रुद्र का दिल पसीजने लगता है और वह अपने भाई को गले से लगा लेता है। अपने भाई के गले लगते ही सतीश, भाई मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, इन लोगों को बोलो ला कर दे। तभी रुद्र सतीश का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, हाँ मैं जरूर ला कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम शांत हो जाओ और देखो तुमने कमरे को कितना खराब कर दिया है। पता है ना कि माँ अगर ये देखेंगी तो कितना गुस्सा होंगी। रुद्र की बात सुनते ही सतीश एक बच्चे की तरह बिस्तर पर बैठते हुए, ठीक है भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन मुझे मेरी गुड़िया ला कर दे, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। सतीश की बात सुनते ही रुद्र, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी गुड़िया ढूंढ कर दूंगा। इस बात पर सतीश खुशी के मारे अपने भाई के गले लग जाता है। अपने भाई को शांत करने के बाद रुद्र शेरा के पास आकर, कुछ पता चला? तभी शेरा नाम में गर्दन हिला देता है। इस बात को सुनते रुद्र अपने पॉकेट में से अक्षरा का फोन निकालता है और शेरा की तरफ बढ़ाते हुए, इस फोन को जल्द से जल्द ठीक करवाओ। तभी शेरा हैरान भरी नजरों से, लेकिन बॉस आप इस फोन का करेंगे क्या? तभी रुद्र, यह फोन अक्षरा का है, कल रात वो जरूर नंदिनी से बात कर रही थी और ये इस बात पर मैं 100% श्योर हूँ। इसी वजह से जब नंदिनी का पता चल जाएगा तब हम उसके नंबर को ट्रैक करेंगे और फिर वह लड़की हमारे हाथों से बचकर नहीं निकल पाएगी।
इस बात को सुनते शेरा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इस मोबाइल को ठीक करवाता हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत वो मोबाइल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ अक्षरा सुबह से लेकर शाम तक बिस्तर पर बैठी हुई थी। हालांकि उसने सुबह से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया था। मेड भी कई बार उसे खाने के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन अक्षरा बस फूट फूट कर रोई जा रही थी। अभी एक मेड कमरे में आती है। इस वक्त उसके हाथ में कई सारी ड्रेस थी, जिसे देखते हुए अक्षरा अपने आंसू पोंछते हुए, ये किसके कपड़े हैं और तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? ये बात सुनते ही वो मेड, साहब ने कहा है कि ये कपड़े मैं आपके कमरे में पहुंचा दूं। इसके आगे अक्षरा कुछ सवाल करती कि वह मेड क्लोजेट रूम में टांग देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उस मेड के जाते ही रुद्र कमरे के अंदर दाखिल होता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े नाश्ते की तरफ जाती है। रुद्र के आते ही अक्षरा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। इस वक्त उसका रुद्र को देखने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। रुद्र को देखते ही उसे बेहद गुस्सा आने लगता है। रुद्र कमरे की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मैंने मंगवाए हैं, वो क्लोजेट रूम में पड़े हैं। इस बात को सुनते ही अक्षरा, किसने कहा मुझे कपड़े चाहिए? जो आप लेकर आए हैं ले जाएं इसे यहाँ से, मैं आपका दिया कुछ भी नहीं पहनूंगी। ये कहते हुए बस इसकी मार मार कर रोने लगती है। तभी रुद्र गहरी सांस छोड़ते हुए, तो ठीक है फिर ऐसे ही पूरी उम्र एक कपड़े में गुजारना। ये कहते हुए वह अक्षरा के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जो रो रोकर अपनी आंखें मोटी सुजा चुकी थी। ज्यादा रोने की वजह से अब उसका चेहरा भी फूल चुका था, जिसे देखते हुए रुद्र, अब तुम रोना बंद करोगी या फिर रो रो कर अपनी हालत खराब करना चाहती हो? देखो जाकर आईने में, फिर पता चलेगा। इस बात पर अक्षरा, इसमें आपका क्या जाता है? आपको जो चाहिए आपको वो मिल रहा है ना। आपने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की, मेरे साथ अपने नाजायज रिश्ते कायम किए। बात को सुनते ही रुद्र उसकी बात को काटते हुए, नाजायज नहीं बल्कि मैं लीगल तौर से तुम्हारा पति हूँ और चाहूँ तो फिर से तुमसे अपना हक भी ले सकता हूँ और उसके लिए तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। इस बात को सुनते अक्षरा, शादी नहीं बल्कि ये मेरे लिए एक सजा है, जो आप अच्छे से जानते हैं। बल्कि आप अपने उस पागल भाई का इलाज डॉक्टर से करवाने की बजाय उसकी शादी एक लड़की से करवा रहे हैं, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मुझे तो लगता है आपके भाई के साथ साथ आप भी पागल हो चुके हैं, जिसे अब सही और गलत की परख नहीं रही। पता नहीं और आप कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे। मेरी तो कर चुके हैं। मेरे बारे में आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी की होने वाली दुल्हन हूँ और मेरी माँ भी है। अब मेरी माँ पर क्या बीत रही होगी जब उन्हें ये पता चला होगा कि उनकी लड़की शादी से पहले गायब हो चुकी है। लोग तो वैसे ही तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इससे आपको क्या लेना देना? आपको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। रुद्र बेहद शांति से अक्षरा की सारी बातें सुन रहा था। जो वह कह रही थी कहीं ना कहीं सच भी था। तभी रुद्र गहरी सांस छोड़ते हुए, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तक ये खबर पहुंचा दी गई है कि उनकी बेटी सही सलामत है और तुमने अपनी रजामंदी के साथ मुझसे शादी की है। इस बात को सुनते ही अक्षरा हैरान भरी नजरों से, क्या कहा? आपने मेरी माँ को ये कह दिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए वहां से भागी हूँ? इस बात को सुनते रुद्र हाँ में गर्दन हिलाता है, जिसे सुनते हुए अक्षरा अपना हाथ गुस्से पर मारती है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मुझे एक ही बार खत्म कर दीजिए। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। रुद्र इसके आगे कुछ कह पाता कि तभी उसके फोन पर एक नंबर से कॉल आती है, जिसे देखते हुए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रुद्र के जाते ही अक्षरा, अब माँ मेरे बारे में गलत सोचती होगी, मैं उन्हें क्या समझाऊंगी, क्या कहूंगी? अब तो मेरी बात पर वह बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। करीब रात के 2 बजे रुद्र कमरे के अंदर एंटर करता है। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी हुई अक्षरा पर जाती है, जो रोते हुए कब गहरी नींद में चली गई उसे कुछ मालूम नहीं। इस वक्त वह बड़ी ही बेहाली तरीके से सो रही थी। उसे खुद भी होश नहीं थी कि वह किस तरीके से सो रही है। इस वक्त उसके आधे कपड़े उसके पेट के ऊपर जा पहुंचे थे, जिसे देखते हुए रुद्र उसके पास आता है और उसकी नज़र टेबल पर पड़े रात के डिनर पर जाती है, जिसे देखते हुए अपने मन में, इसका मतलब इसने सुबह से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया। ये कहते उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है। ये कहते हुए वो अपनी बात पर गौर करता है और कुछ सोचते हुए, लेकिन मैं भला इस लड़की के लिए इतना क्यों सोच रहा हूँ? ये लड़की की वजह से ही मेरे भाई की हालत हुई है। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस छोड़ते हुए, आखिर मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा खुद का भाई है और एक तरफ ये लड़की जिससे मेरी शादी हुई है, जिससे मैंने सिर्फ और सिर्फ सजा देने के लिए की है। लेकिन आज इस लड़की की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसने जो भी गुस्से में कहा वह सही है। ये कहते हुए वह तुरंत अपनी आंखें खोलता है और अक्षरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी नींद में अक्षरा से इनकार करती है, लेकिन जब बार बार रुद्र उसे उठाने लगता है तो उसकी नींद टूट जाती है और वह होश में आते हुए, छोड़ो मेरा हाथ, और तुम ये क्या कर रहे हो? तभी रुद्र तेज दहाड़ते हुए, तुमने सुबह से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया। इस बात को सुनते ही अक्षरा, तो तुम्हें उससे क्या मतलब? फिर रुद्र बिना उसकी बात का जवाब दिए सीधा उसे अपने बाहों में उठा लेता है, जिसे देखते हुए अक्षरा, छोड़ो मुझे, ये कहते हुए वह चीखने चिल्लाने लगती है, जिसे देखते हुए रुद्र, शांत हो जाओ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए वो सीधा वॉशरूम में ले जाता है
और शावर के नीचे खड़ा कर देता है। इस वक्त शावर का पानी उन दोनों के वजूद को भिगा रहा था। हालांकि अक्षरा वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। कुछ देर बाद रुद्र वॉशरूम के दरवाजे से बाहर निकलते हुए एक नाइटी अक्षरा के हाथ में पकड़ा देता है। जल्द से जल्द इसे पहनकर बाहर आओ, नहीं तो मैं इसे पहनाने के लिए अंदर आऊंगा। ये कहते हुए वो बाहर चला जाता है। डर के मारे अक्षरा तुरंत अपने कपड़े बदल लेती है और जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि रुद्र इस वक्त बिस्तर पर खाना लगा रहा था। तभी अक्षरा हैरान भरी नजरों से, आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? बल्कि मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना। इस बात को सुनते ही रुद्र, मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझता। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठा देता है और खाने का निवाला मुंह में डालते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम नंदिनी को कब से जानती हो? इस बात को सुनते ही अक्षरा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, वो मैं बस 6 महीने पहले से जानती हूँ। उसने मेरी माँ की मदद की थी। ये बात सुनते ही रुद्र सवालिया नजर से देखता है। तभी अक्षरा उसे शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात बता देती है, जिसे सुनते ही रुद्र, इसका मतलब तुम भी नंदिनी को इतना अच्छे से नहीं जानती जिस तरीके से मैं नहीं जानता। यह बात सुनते ही अक्षरा हैरान भरी नजरों से, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी रुद्र, मतलब यही कि हम दोनों उसे अच्छे तरीके से नहीं जानते, लेकिन मेरा भाई सतीश वो अच्छे से जानता है। ये कहते हुए सतीश और नंदिनी के रिलेशन के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात बता देता है, जिसे सुनते ही अक्षरा हैरान भरी नजरों से, ऐसा नहीं हो सकता, नंदिनी तो बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने मेरी माँ की मदद की। इस बात को वो काटते हुए, रुद्र, अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह इंसान बहुत अच्छा है और उसने कभी जिंदगी में किसी को तकलीफ, झूठ और धोखा दिया ही ना हो। वह बड़े ही प्यार से उसके मुंह में रोटी का निवाला डाल रहा था, लेकिन इस वक्त अक्षरा बड़े ही हैरान नजरों से उसकी बातों को सुन रही थी। तभी रुद्र की तरफ देखकर, फिर अब तुम क्या करने वाले हो? इस बात को सुनते ही रुद्र, वही जो मैंने पहले सोच के रखा था, सतीश और नंदिनी की शादी। बेशक तुम मुझे नंदिनी का पता बताओ या फिर ना, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अब उस दिन के बाद से अक्षरा मन ही मन बहुत परेशान थी। जो नंदिनी ने उसे बताया था, अब वो उस बात पर विश्वास करे या रुद्र ने जो उसे बताया था, यह सोच कर उसका दिमाग फटे जा रहा था। दूसरी तरफ रुद्र ने अपने सारे आदमियों को लगा दिया था। अब इसी तरीके से वक्त बीतना शुरू हो जाता है। एक दिन अक्षरा रुद्र के पास आकर, मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए जाना है, काफी दिन हो चुके हैं। अक्षरा इसके आगे कुछ कहती कि तभी रुद्र बात को काटते हुए, ड्राइवर को बोल देता हूँ वो तुम्हें घर छोड़कर आएगा। इसके आगे अक्षरा कुछ पूछ पाती कि तुरंत रुद्र वहां से चला जाता है। अक्षरा बेहद उदास थी इन सब मामलों की वजह से। उसकी माँ किस हालत में है इसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था, जिसे सोचकर उसे बेहद दुख लग रहा था आज। लेकिन वह इतने वक्त के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही थी। लेकिन जैसे घर के दरवाजे की बेल बजाती है, तभी सामने का दरवाजा जो खुलता है वो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी थी, जिसे देखकर अक्षरा हैरान भरी नजरों से, नंदिनी तुम यहाँ पर? अक्षरा ने यही कहा था कि तभी नंदिनी उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर एंटर करती है और दरवाजा बंद करते हुए, जैसे नंदिनी कोई सवाल करने वाली थी, तभी अक्षरा, नंदिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस बात पर नंदिनी जवाब देते हुए, रुद्र के आदमी मुझे ढूंढ रहे थे, मैं कैसे उनसे बचते बचाते यहाँ पर आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं यहीं पर कुछ दिन रह लेती हूँ। यह बात सुनते ही अक्षरा सवालिया नजरों से, लेकिन तुम कब तक उनसे छुप छुपा कर यहाँ भागती रहोगी? इस बात का जवाब देते हुए, नंदिनी तुम तो जानती हो ना कि वह अपने पागल भाई से मेरी शादी करवाना चाहता है, जो कि मैं नहीं करना चाहती। नंदिनी इसके आगे कुछ कहती कि तभी अक्षरा, तुम रुद्र के भाई सतीश को पहले से कभी मिली थी? इस बात को सुनते ही नंदिनी हैरान रह जाती है और वह जैसे ही बातों को घुमाती है तो नंदिनी उसके चेहरे को नोट कर लेती है, जिसे साफ पता चल रहा था कि नंदिनी झूठ बोल रही है और वह अक्षरा के सामने झूठ मूठ की कहानियां सुना देती है। तभी अक्षरा मन में, इसका मतलब रुद्र सही कह रहे थे, जिसे सोचते हुए वह तुरंत एक नंबर पर मैसेज छोड़ती है। नंदिनी अक्षरा की तरफ देखकर, लेकिन मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज होगी, मैं उस दिन तेरी शादी में नहीं आई। नंदिनी की बातों से अक्षरा समझ चुकी थी कि नंदिनी को मालूम नहीं कि अक्षरा और रुद्र की शादी हो चुकी है। तभी अक्षरा उसे बातों में उलझाते हुए कमरे में ले जाती है और एक एक करके सवाल करने लगती है, लेकिन नंदिनी बड़ी ही चालाकी से उसकी सारी बातों का उल्टा जवाब दे रही थी, जिसे सुनते ही उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है, जिसे सुनते ही नंदिनी, अब कौन आया है? ये कहते हुए वह परेशान होने लगती है। तभी अक्षरा, चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये कहते हुए वह जैसे ही बाहर जाती है तो कुछ देर बाद रुद्र और अक्षरा एक साथ कमरे में एंटर करते हैं। रुद्र को अपने सामने देखकर नंदिनी हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगती है और वह रुद्र की तरफ देखकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कहते हुए उसकी नज़र अक्षरा पर जाती है, जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जिसे नोट करते हुए, नंदिनी इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। यह बात सुनते ही अक्षरा को बेहद गुस्सा आता है और वह गुस्से से नंदिनी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। नंदिनी गुस्से से जैसे ही उस पर उल्टा वार करने वाली थी कि पलक झपकते ही रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है
और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए, खबरदार अगर तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की। यह बात सुनते ही नंदिनी, क्या अक्षरा तुम्हारी बीवी है? तभी रुद्र, हाँ, लेकिन इस वक्त बात हमारी नहीं, बात सतीश की है, जिसे तुमने धोखा दिया, अपने प्यार के जाल में फंसाया। मेरा भाई तो दिल का बहुत अच्छा था, बहुत मासूम था, तुम्हारे धोखे को बर्दाश्त न कर सका। तभी अक्षरा और तुमने मुझे रुद्र और सतीश के खिलाफ भड़काया, बल्कि ये नहीं बताया कि गलत तुम थी, और अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए तुमने सारा इल्जाम दोनों भाइयों पर डाल दिया। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझती थी, बहन जैसा मानने लगी थी, लेकिन तुमने क्या किया? इस बात पर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है और रुद्र की तरफ देखते हुए, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं तुम्हें सच कहती हूँ कि मैं सतीश को धोखा नहीं दी, बल्कि मेरी मजबूरी थी। इस बात को सुनते रुद्र हैरान भरी नजरों से, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी नंदिनी रोते हुए, मतलब यही कि जब मेरा और सतीश रिलेशन चल रहा था तब मेरी माँ बहुत बीमार थी, उन्हें कैंसर हुआ था और वह 2nd स्टेज पर थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए इधर उधर शहर भी जाना पड़ा। उस वक्त मैं सतीश को यह बताना नहीं चाहती थी कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। इसी वजह से मैं बिना बताए उसे छोड़कर चली गई और अपनी माँ का इलाज करते करते मेरे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुके थे। हमारी जितनी भी आमदनी थी वह सारी खत्म हो चुकी थी, फिर भी मैं अपनी माँ को ना बचा सकी, और जैसे ही वापस आई तो मुझे उस रात तुमने बार में देख लिया, जहाँ पर मैं वेटर का काम कर रही थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे मामले चल रहे थे, मैंने अपनी माँ को खोया, इसी वजह से मैं तुम लोगों को धोखा देकर शादी से भाग गई। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आप लोगों को सच कह रही हूँ कि मैं सतीश को कभी भी धोखा नहीं दी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अक्षरा रुद्र के कंधे पर हाथ रखती है। तभी रुद्र, लेकिन इसमें मेरे भाई का क्या कसूर? आखिर किस बात की सजा मिली? बस वो तुमसे बेपनाह प्यार करता था, अब उस प्यार की भी वह सजा भुगत रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी वह कुछ सेकंड बाद, लेकिन अब मैं अपने भाई के लिए फिर से किसी और की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं तुम्हें अब से आज़ाद करता हूँ, मुझसे डरते हुए भागने की जरूरत नहीं है। ये कहते उसकी नज़र अक्षरा पर जाती है, जो आंखों में आंसू से देख रही थी। तभी रुद्र जैसे ही अक्षरा का हाथ पकड़कर वापस मुड़ने वाला था कि तभी नंदिनी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, इसी वजह से मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो रुद्र के पास आकर, क्या आप मेरी और रुद्र की शादी फिर से करवा सकते हैं? इस बार मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी अक्षरा रुद्र की तरफ देखकर, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे दोबारा एक मौका जरूर देना चाहिए। अक्षरा की बात सुनते ही वह गर्दन हाँ में हिला देता है और एक बार फिर से नंदिनी और सतीश की शादी करवा दी जाती है। हालांकि इस शादी से सतीश बेहद खुश था और उसकी गुड़िया वापस मिल चुकी है। ये कहते हुए वह पूरे घर में ढिंढोरा पीटने लगता है। धीरे धीरे नंदिनी को वह वक्त याद दिलाती है जब वह दोनों कॉलेज में बिताया करते थे। नंदिनी के साथ रहते हुए सतीश पहले की तरह धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगते हैं। तो रुद्र भी अच्छे से देख पा रहा था और वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी वजह से वह रुद्र के पास जाकर उसे माफी मांगते हुए, रुद्र तो पहले उसे माफ कर चुका था, बल्कि दिल ही दिल में उसे चाहने लगा था, लेकिन यह बात उसने अक्षरा को नहीं बताई थी। लेकिन अब वह दिल खोल कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।